कैसे सिंबॉलिक बनाते हैं भाई? बस हम के फॉर्म कर लेते हैं और के तरफ यहाँ पे एक दे दिया। जो के का जो बेस होता है ना, ये जो बेस है के का, ये जो बेस है ना, दिस बेस इज बेस, दिस बेस इज बेस। और इसका वन ऑफ द के का जो दो साइड्स हैं, जो हैंड्स है, इसमें एक हैंड है ऐसे, वन ऑफ द हैंड इज कलेक्टर एंड अदर हैंड इज इमीटर, ऐसे होता है। इज इट ओके? और रूल्स बनाते हैं इसका। ये जो हमें अचीव करना है, हमें क्या अचीव करना है भाई? हमें अचीव करना है कलेक्टर करंट शुड बी 99 to 95% ऑफ आई। हमें अचीव करना है बेस करंट शुड बी 1 to 5% ऑफ आई। दैट्स वाई इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो हमने किसका एक फिजिकल डिजाइन इंश्योर कर लिया, और भी कई चीजें इंश्योर करने होंगे। सिर्फ फिजिकल डिजाइन से ही काम नहीं चलने वाला भाई। जो आपको ऐसा 1 to 5% आई दे दे और यहाँ पे 99 to 95% आई दे दे, और भी कई चीज हमें देखना पड़ता है। और भी कई चीज क्या देखना है? तो इसकी प्रॉपर बैसिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा भाई? प्रॉपर बैसिंग। और ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर तभी वर्क करता है जब इसका बेस इमीटर फॉरवर्ड बैच में हो। ट्रांजिस्टर, मेक द पॉइंट, ट्रांजिस्टर वर्क्स, ट्रांजिस्टर वर्क्स कब भाई? ट्रांजिस्टर कब होगा? व्हेन proper biasing is done, proper biasing is done, proper biasing is completed। proper biasing क्या होना चाहिए? हमें proper biasing करना पड़ेगा। तो कैसे proper biasing कैसे हो सकता है? तो ensure that proper biasing के लिए क्या कंडीशन है? तो proper biasing के लिए कंडीशन 1, base emitter must be in forward biased। ये फॉरवर्ड बैच होना चाहिए, मींस एफबी होना चाहिए। बेस मीटर कैसा होना चाहिए? हमेशा फॉरवर्ड बैच में होना चाहिए, चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो। और नंबर 2, बेस collector must be in reverse bias। that is RB। एक FB में होना चाहिए, दूसरा RB में होना चाहिए। one should be FB, other should be RB। ऐसा नहीं तो आप सोचोगे कि अरे हमने ऐसा ये बेस जो RB और FB का कंसेप्ट तो हमने पहले भी देखा था डायोड में। और डायोड में आपने क्या देखा है? जो सिंपल डायोड होता है, जो पीएन जंक्शन होता है, उस डायोड में आपने देखा है कि रिवर्स करंट में, रिवर्स बैस में करंट नहीं होते हैं और फॉरवर्ड बैस में करंट होते हैं। लेकिन वो सिर्फ उस सिंपल डायोड के लिए वैलिड था, यहाँ इसके लिए वैलिड नहीं। यहाँ पे रिवर्स बैस में भी करंट होंगे और फॉरवर्ड बैस में भी करंट होंगे। ट्रांजिस्टर के लिए फॉरवर्ड बैस में भी करंट होना है और रिवर्स बैस में भी करंट होते हैं। तो रिवर्स बैस में भी करंट होते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होते हैं। और फॉरवर्ड बैस में जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं उनकी वजह से होता है, डिफ्यूजन करंट की वजह से होते हैं। ओके, मतलब वो एक ड्रिफ्ट करंट के फॉर्म पे, जो रिवर्स बैस में होता है हम उसको ड्रिफ्ट करंट के ऐसा ही जूम कर सकते हैं, और जो फॉरवर्ड बैस में होता है हम उसको डिफ्यूजन करंट के फॉर्म में देखते हैं। दोनों अपोजिट होते हैं। ओके, तो देखिए, तो फॉरवर्ड बैस में हमें करंट को देखना है। इसका मतलब है कि अगर मैंने अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, फिर से मैं ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया है, तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किसी एक में करंट दिखाना है हमें। मतलब जो बेस कलेक्टर है, बेस कलेक्टर कौन सी, किस में रहना चाहिए भाई? तो ये आरबी में होना चाहिए। प्रॉपर बायसिंग क्या करना है? इसको आरबी में, हम अगले फिर नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं इसको अगला। इसके अकॉर्डिंगली फिर से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा, हमने के बना दिया है यहाँ पे। के का एक हैंड ये रहा,
one is base, this is base, this is collector and this is emitter. तो बेस इमिटर मस्ट बी इन, बेस इमिटर किस में होना चाहिए भाई? तो बेस इमिटर मस्ट बी इन FB. तो आप अभी जस्ट फॉर नॉलेज आप इसको लिखिए, इट शुड बी इन FB, ये प्रॉपर बेस में होना चाहिए, और इट मस्ट बी इन RB. एंड बेस कलेक्टर किस में होना चाहिए भाई? RB में होना चाहिए. बेस इमिटर किस में होना चाहिए भाई? FB में होना चाहिए. ओके, तो इसको FB में होना चाहिए. इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे और कलेक्टर को इसको यहाँ पे दिखाने के लिए, इमीटर को दिखाने के लिए आप कहीं भी एक एरो मार्क दे सकते हो. एक एरो मार्क आप ऐसे दे दिए, सपोज ऐसे दे दिए, है ना, दिस इज वन ऑफ द एरो मार्क. एरो मार्क हमेशा एक बेस इमीटर में देना पड़ेगा. दोनों तरह के, दो तरह के एरो मार्क आप दे सकते हो यहाँ पे. जैसे मैं यहाँ पे अभी डिसाइड करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद. दो के बना दिया, के बना दिया. के फॉर्म करने पे ये हो गया के. मैंने एक एरो मार्क यहाँ पे बेस टू इमीटर दिया था, अब मैं इमीटर टू बेस दे देता हूँ. ऐसे दो अलग अलग एरो मार्क दे दिया. अभी मैंने इसमें लिखा नहीं था इसमें कौन बेस है, तो बेस तो देखने से पहचान में आता है कि भाई ये बेस है. कलेक्टर कौन है अब पहचान में आता है. जब आपने एरो मार्क दे दिया ना तो समझ में आएगा. जिसमें एरो मार्क नहीं है वो कलेक्टर है, जिसमें एरो मार्क है वो बेस इमीटर है. तो वन हैंड ये तो बेस है भाई, और इमीटर कौन है? जिसमें एरो मार्क मिला हुआ है. जिसमें एरो मिला हुआ है ना वो इमीटर हो गया, जिसमें एरो नहीं मिला हुआ है वो क्या हो गया? कलेक्टर हो गया. ये पहचान का तरीका हो गया. दूसरा, अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आपको एक और चीज पहचानना है कि ये किस तरह का ट्रांजिस्टर है. ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है? तो मैंने यहाँ पे एक लॉ बताया है कि बेस इमीटर मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस्ड. और जब फॉरवर्ड बायस में होता है ना तो करंट किधर होता है? हमेशा P टू N. करंट इन ऑलवेज इन P टू N. करंट किधर होता है फॉरवर्ड बायस में? P टू N. P टू N करंट होते हैं. P टू N करंट फॉरवर्ड बायस में किधर करंट होता है? P टू N. P टू N करंट. तो हमें समझ में आ गया. ये जो एरो मार्क है ना वो करंट को बताता है. ये जो एरो मार्क है यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है. तो यहाँ पे कौन सा साइड करंट, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो इसका मतलब ये P होना चाहिए, ये N होना चाहिए, तभी तो P टू N करंट जाएगा. तो फिर ये P हो जाना चाहिए. तो कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया भाई? ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया. ये कुछ भी कहीं भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है. अच्छा, एरो मार्क यहाँ पे पड़ गया. एरो मार्क ये करंट को दिखा रहा है, इमीटर करंट जो FB में होता है. और FB में करंट किधर होता है? P टू N. RB में करंट किधर हो जाएगा? फिर उल्टा हो जाएगा, N टू P. RB में करंट किधर हो जाएगा? N टू P. ओके. तो अगर मैं यहाँ पे एरो मार्क है तो ये क्या हो गया? P हो जाएगा, और ये हो जाएगा N. तो ये भी क्या हो जाएगा? N हो जाएगा. तो हमें समझ में आ गया कि ये P है, जो बेस है इस वक्त P है, और इमीटर है N है, इसलिए कलेक्टर भी N होगा. इमीटर और कलेक्टर हमेशा सेम ही रहता है, दोनों ही या तो N होंगे या दोनों ही P होंगे. तो अब बोलो, इस क्या हम पहचान पा रहे हैं यहाँ पे कि कौन से ट्रांजिस्टर है? ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है? हाँ भाई, आप पहचान लिए. कैसे भाई? करंट मस्ट बी P टू N इन इमीटर. करंट मस्ट बी P टू N इमीटर, मतलब दिस मस्ट बी P, दिस मस्ट बी N. तो ओके, हम यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं होंगे कहीं पे कि क्या है एग्जैक्टली वो आपको खुद से पहचान करना पड़ता है. हमने खुद से पहचान कर लिया कि भाई ये साइड P है और ये साइड N है और ये साइड भी N है. फिर मैंने यहाँ भी खुद से पहचान कर लिया कि करंट हमेशा P टू N होता है. किधर? इमीटर में. तो इसका मतलब हो गया दिस साइड इज P. तो फिर बोलेंगे कि भाई ये P हो गया
तो ये फिर एन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर का क्या नाम रहेगा, this transistor is NPN transistor. This is the NPN transistor. And what this? This is the PNP transistor. ये PNP transistor. Is it okay? ठीक। तो एक एक करके बहुत छोटे छोटे कई सारे बातें हैं, हमने एक पहचान का तरीका देख लिया कि पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को पहचाना जाए, यहाँ पे PNP है या NPN है। फिर हमने इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को देखा, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन था, जिसमें हमने देखा कि जो ट्रांजिस्टर को अगर वर्क कराना हो तो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग तभी पॉसिबल है जब ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर फॉरवर्ड बैस में हो और बेस कलेक्टर किस में हो, रिवर्स बैस में हो, तभी ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बायसिंग करना सिखाऊंगा। पहले समझिए क्या क्या मैंने आपको सिखाया आज। हमने 3 लेग डिवाइस को समझा, पहले 3 लेग्स होते हैं, 3 लेग्स का नाम देखा, क्या क्या नाम हो गया, नाम हो गया कलेक्टर, बेस, इमीटर। यहाँ भी है कलेक्टर, बेस, इमीटर में कलेक्टर क्यों बोला, कलेक्टर इज मॉडरेटली डॉप्ड, इमीटर इज ऑलवेज हेवली डॉप्ड एंड बेस इज ऑलवेज लाइटली डॉप्ड। अब पेंटावैलेंट होगा या ट्राइवैलेंट होगा, उनके नाम पे फर्क पड़ता है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका मतलब है कि इट शुड बी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, यहाँ पे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे और यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। थोड़ी सी डालना है लाइटली डॉप, यानी कि थोड़ी सी मिक्स करना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिक्सिंग करनी है और यहाँ पे मॉडरेटली इन दोनों के बीच वाले क्वांटिटी में मिक्स करना है, मॉडरेटली डॉप करना है। वही काम हमें यहाँ भी करना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी करना है। ओके, तो सबसे ऐसे फॉर्म किया, फिर हम इसकी ड्रॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन ड्रॉपिंग करने के बाद हमें इसकी फिजिकल डिजाइन पे भी ध्यान रखना पड़ता है। डिजाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर बनाने से सिर्फ काम नहीं होगा, ट्रांजिस्टर से हमें काम लेना पड़ेगा। अगर हम इसको इससे एम्पलीफायर बनाना हो तो इसका मतलब है कि आउटपुट सिग्नल बहुत ज्यादा होना चाहिए इनपुट सिग्नल से, इनपुट सिग्नल बहुत कम होना चाहिए, आउटपुट सिग्नल बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में ऑलमोस्ट 99% का 95% का फर्क होता है। थोड़ी सी इनपुट देंगे तो बहुत ज्यादा आउटपुट निकलना चाहिए। तो यही तो हमारा इस डिवाइस का मतलब होता है। तो हमने यहाँ पे जो सोचा है उसके हिसाब से जो आईबी जो होना चाहिए 1 to 5% ऑफ द आई होना चाहिए। आई इज द मेन थिंग, आई प्रोसेसर होता है, यही सभी काम करवाता है आई की वजह से। ओके, आईसी और आईबी के बीच में, यानी कि आउटपुट और इनपुट के बीच का जो काम करने वाला, कुछ ना कुछ तो काम करने वाला होगा ना, कि कौन बढ़ाएगा। तो आईसी और आईबी के बीच में जो काम करने वाला होता है, जो बढ़ाने वाला फैक्टर होता है, वो होता है इमीटर, वो होते हैं इमीटर। तो इमीटर मैक्सिमम होता है और इमीटर ही आईसी और आईबी में अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। तो आई ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि भाई आईबी कितना होना चाहिए, 1 to 5% ऑफ आई होना चाहिए, और आईसी कितना होना चाहिए भाई 99 टू, जो मानी जो बच गए सो 99 to 95% ऑफ आई होना चाहिए। ऐसा लाने के लिए, इस चीज को करने के लिए ही हमें ऐसा फिजिकल डिजाइन बनाना पड़ा। फिजिकल डिजाइन का ये चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई बेस और कलेक्टर के बीच का जो एरिया इन कांटेक्ट है इसको लार्ज रखो और बेस की जो थिकनेस है इसको कम करो, क्योंकि जो भी चार्ज करिए यहाँ से आएगा वो जल्दी से जल्दी इसमें चला जाए और थोड़ा सा यहाँ पे बच जाए। जो थोड़ा सा बचेगा यही 5% से कम रहेगा और जो सबसे ज्यादा चला जाएगा ये 95% हो जाएंगे या 95% से ज्यादा हो जाएंगे ऐसे। तो साथ ये थिकनेस पे ध्यान रखना होता है और इनकी जो कॉन्टेक्ट होती है एरिया, इस पे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब हमने ऐसा फॉर्म कर लिया तो बोले कि भाई अब इससे तो काम भी लेना है और प्रॉपर एक डिजाइन भी तैयार करना है। तो हमने एक प्रॉपर डिजाइन भी तैयार किया जिसमें कहीं किसी भी डिजाइन में कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये हमने खुद से जो लिख रखा है एन पी एन, ये नहीं भी लिखा रहेगा तब भी हम समझ जाएंगे कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एरो मार्क जो होता है वो हमेशा बेस इमीटर वाले सेक्शन में होते हैं। ओके, बेस इमीटर वाला सेक्शन में जो एरो मार्क है सिर्फ इस बात को बताता है कि करंट की डायरेक्शन पी टू एन है, तो इसका मतलब बेस पी है। अगर एरो मार्क इधर है तो बोलेंगे अच्छा करंट की डायरेक्शन पी टू एन है, इसका मतलब है बेस एन है, क्योंकि एरो मार्क एन की तरफ जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है। और जिसमें एरो मार्क होता है वही इमीटर होता है। कलेक्टर वाले में कभी भी आप गलती से भूल से भी एरो मार्क की ना तो खोज लेंगे,
और नहीं यहाँ पे रखेंगे कहीं पे, है ना? कलेक्टर वाले में कोई एरो मार्क नहीं देना है। अगर कलेक्टर वाले में भी एरो मार्क दे देंगे तो हम ये भूल जाएंगे, हमें पहचान नहीं मिल पाएगा कि कौन कलेक्टर है और कौन इमिटर है। इज इट ओके? क्लियर है सबको इतना?